एक बंद कांच की बोतल में उगा हुआ बगीचा देखिए। अंदर पानी भाप बनता है, ऊपर जमकर बूंद बनता है और वापस उसी मिट्टी में गिर जाता है। बाहर कुछ नहीं जाता, बाहर से कुछ नहीं आता। पूरा सिस्टम अपने आप में पूरा है। लीनियर अलजेब्रा में ठीक इसी शक्ल की एक चीज होती है जिसका नाम है सबस्पेस। आपके पास वेक्टर्स का एक हिस्सा होता है और सवाल सिर्फ इतना है, क्या उसके अंदर रहकर जोड़ने और खींचने से आप कभी बाहर निकल सकते हैं? अगर नहीं, तो वो हिस्सा सबस्पेस है। गेट यही सवाल हर बार नए कपड़े पहनाकर पूछती है। 2024 में पूरे 2 मार्क्स का एमएसक्यू इसी पर था और 2026 में भी एक एमसीक्यू इसी पर टिका था। आज इसे जड़ से खोलते हैं। पहले तस्वीर, फिर नियम। 3 डायमेंशनल स्पेस में वो सारे पॉइंट्स लीजिए जिनके तीनों कोऑर्डिनेट्स जोड़ने पर 0 आता है। ये एक सपाट प्लेन है जो ओरिजिन से होकर गुजरता है। ये रहा पहला एरो, 2 -2 0। जोड़िए तो 0 मिलता है, तो ये प्लेन पर बैठा है। अब दूसरा एरो, 0 2 -2, इसका जोड़ भी 0 है, तो ये भी उसी प्लेन पर है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, मिलता है 2 0 -2 और इसका जोड़ भी 0 ही निकलता है। गौर कीजिए, ये नया एरो कहीं ऊपर या नीचे नहीं उठा, प्लेन पर ही रह गया। और अब खींच कर देखिए, पहले वाले एरो को -1.5 से गुणा कीजिए, मिलता है -3 3 0। लंबा भी हुआ और उल्टी तरफ भी पलटा, फिर भी प्लेन से बाहर नहीं गया। और ये रहा पूरा प्लेन जिस पर ये चारों बैठे हैं। यही पूरी कहानी है। इसके अंदर से जोड़कर या खींचकर आप बाहर निकल ही नहीं सकते। अब एक कदम पीछे, वेक्टर स्पेस आखिर है क्या? इसे रंग की दुकान से समझिए। वहां हर डिब्बे में पेंट है। किन्हीं 2 डिब्बों को मिला दीजिए, जो निकलेगा वो भी पेंट ही होगा। किसी एक को थिनर डालकर हल्का कर दीजिए, वो भी पेंट ही रहेगा। दुकान के अंदर कोई ऐसी चीज पैदा नहीं होती जो पेंट ना हो। वेक्टर स्पेस बिल्कुल यही है। ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा संग्रह जिसमें जोड़ना और किसी नंबर से गुणा करना दोनों अलाउड है और नतीजा हमेशा उसी संग्रह के अंदर रहता है। गेट के लिए आपका असली वेक्टर स्पेस Rn है, यानी n नंबर्स वाली सारी कॉलम्स। R2 यानी प्लेन, R3 यानी हमारे आसपास की स्पेस। इतना काफी है। और आगे हम ये भी देखेंगे कि मैट्रिसेस भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाती हैं। अब इसी बात को एग्जाम वाली शक्ल दीजिए। V एक वेक्टर स्पेस है और W उसका कोई हिस्सा, यानी एक सबसेट। सवाल यह है कि W खुद कब एक सबस्पेस कहलाएगा? इसके लिए 3 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, 0 वेक्टर यानी ओरिजिन W के अंदर होना चाहिए। दूसरी, W क्लोज्ड अंडर एडिशन हो, यानी अगर U और V दोनों W में हैं, तो उनका जोड़ भी W में ही रहे, बाहर ना निकले। और तीसरी, W क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, यानी अगर V W में है और C कोई भी नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, तो C इंटू V भी W में ही रहे। इस तीसरी शर्त में जो कोई भी वाला शब्द है, गेट की आधी से ज्यादा ट्रैप्स उसी एक शब्द पर टिकी होती हैं। यहां एक छोटी सी बात है जो आपका बहुत समय बचाएगी। असल में पहली शर्त अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तीसरी शर्त से अपने आप निकल आती है। देखिए कैसे। मान लीजिए W खाली नहीं है, यानी उसमें कम से कम एक वेक्टर V मौजूद है। अब स्केलर C को 0 चुन लीजिए। 0 एक पूरी तरह वैलिड स्केलर है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। तीसरी शर्त कहती है कि C इंटू V भी W में होना चाहिए और 0 इंटू V होता है 0 वेक्टर, यानी ओरिजिन को W में आना ही पड़ेगा, चाहे कोई चाहे या न चाहे। और इसका उल्टा ही आपका सबसे तेज हथियार है। जिस सेट में ओरिजिन नहीं है, वो सबस्पेस हो ही नहीं सकता। बाकी दोनों चेक्स करने की जरूरत ही नहीं, वहीं रुक जाइए। एग्जाम में ये चेक 5 सेकंड्स का है
और अकेले ही एक पूरा ऑप्शन काट देता है। अब इसे बॉक्स कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही 3 लाइंस चलती हैं। और साथ में एक ज्योमेट्री याद कर लीजिए जो अकेले ही कई सवाल खत्म कर देती है। 3 डायमेंशनल स्पेस में सबस्पेस सिर्फ 4 तरह के हो सकते हैं, इससे ज्यादा एक भी नहीं। पहला, अकेला ओरिजिन। दूसरा, ओरिजिन से गुजरती हुई कोई भी लाइन। तीसरा, ओरिजिन से गुजरता हुआ कोई भी प्लेन। और चौथा, पूरी स्पेस खुद। बस इतने ही। जो चीज ओरिजिन से नहीं गुजरती वो बाहर, जो मुड़ी हुई है वो बाहर, और जो किसी हद में बंधी हुई है वो भी बाहर। जब भी कोई सेट दिखे, सबसे पहले यही पूछिए, ये इन 4 शक्लों में से किस शक्ल का है। अब एक सेट पर तीनों चेक्स पूरे लिखकर करते हैं, ताकि एग्जाम में यही ढांचा हाथ में रहे। सेट एस है 3 डायमेंशनल स्पेस के वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए x1 + 2 x2 - x3 0 के बराबर हो। पहला चेक, ओरिजिन। तीनों कोऑर्डिनेट्स 0 रखिए। 0 + 0 - 0 यानी 0। बिल्कुल सही, शर्त पूरी हुई। दूसरे चेक के लिए 2 मेंबर्स चाहिए। लीजिए u = 1, 0 1, 1 + 0 - 1 यानी 0, और v = 0 1 2, 0 + 2 - 2 फिर 0। दोनों s के अंदर हैं। अब इन्हें जोड़िए, मिलता है 1 1 3। जांचिए, 1 + 2 - 3 = 0। जोड़ भी अंदर ही रह गया। और आखिरी चेक, u को 3 से खींचिए, मिलता है 3 0 3। जांचिए, 3 + 0 - 3 फिर 0। तीनों चेक्स पास, यानी ये एक सबस्पेस है, और ज्योमेट्री में ये ओरिजिन से गुजरता हुआ एक प्लेन है। यहां असली वजह पकड़िए, इक्वेशन की दाईं तरफ 0 बैठा है, इसलिए जब भी आप मेंबर्स को जोड़ते या खींचते हैं, बाईं तरफ भी वही जोड़ या वही खिंचाव होता है, और 0 को जोड़ो या खींचो वो 0 ही रहता है। अब यही प्लेन थोड़ा सा सरका दीजिए और देखिए कैसे सब कुछ एक साथ टूटता है। तस्वीर में स्टील की 2 बिल्कुल एक जैसी चादरें हैं। नीचे वाली को बीच के पिन ने आर पार बींद रखा है, यानी वो ओरिजिन से होकर गुजर रही है। ऊपर वाली उसी के समानांतर है, वैसी ही सपाट, वैसी ही चौड़ी, वैसी ही चिकनी, बस पिन से थोड़ी ऊपर तैर रही है। आंख को दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन लीनियर अलजेब्रा की नजर में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। नीचे वाली सबस्पेस है, ऊपर वाली सबस्पेस नहीं है, और उसे एफाइन सेट कहते हैं। पूरा अंतर सिर्फ इतना है कि दूसरी वाली ओरिजिन को छूती तक नहीं। इसे नंबर से तोड़िए। इस बार सेट है वो सारे पॉइंट्स जिनके तीनों कोऑर्डिनेट्स जोड़ने पर 3 आता है। पहला एरो 3 0 0, इसका जोड़ 3 है, तो ये सेट के अंदर है। दूसरा एरो 0 3 0, इसका जोड़ भी 3 है, ये भी अंदर है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, मिलता है 3 3 0, और इसका जोड़ है 6 3 नहीं। ये नया एरो सेट से बाहर निकल गया, और ये रहा वो प्लेन जो साफ दिख रहा है कि ओरिजिन के ऊपर तैर रहा है। दोनों मेंबर्स अंदर थे, उनका जोड़ बाहर चला गया, यानी क्लोजर अंडर एडिशन टूट गई। और ओरिजिन वाला चेक तो पहले ही फेल था, क्योंकि 0 + 0 + 0 कभी 3 नहीं होता। सीख साफ है। इक्वेशन की दाईं तरफ 0 के अलावा कुछ भी दिखे तो वो सेट उसी पल बाहर। अब उस जाल पर आते हैं जिसे गेट ने सीधे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किया है। तस्वीर में एक रैचेट व्हील है, दांतेदार पहिया, और उस पर टिका हुआ एक स्प्रिंग वाला पॉल। ये पहिया एक ही दिशा में घूम सकता है। उल्टा घुमाना चाहो तो पॉल दांते में अटक जाता है और पहिया जाम हो जाता है। स्क्वायर का काम बिल्कुल यही है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर किसी सेट में कोएफिशिएंट की जगह अल्फा स्क्वायर लिखा हो तो वो कोएफिशिएंट एक तरफा है, 0 या पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं। और यही चुपचाप स्केलिंग वाली शर्त तोड़ देता है।
जबकि पहली नजर में इक्वेशन बिल्कुल साफ और लीनियर दिखती है। इसे पूरी तरह खोलते हैं। सेट टी लीजिए, वो सारे वेक्टर्स जो अल्फा स्क्वायर गुना यू प्लस बीटा स्क्वायर गुना डब्ल्यू की शक्ल के हैं, जहां यू और डब्ल्यू दो फिक्स्ड वेक्टर्स हैं और अल्फा तथा बीटा कोई भी रियल नंबर्स। पहली बात, अल्फा स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टी में सिर्फ वही मिक्सचर्स हैं जिनमें दोनों कोएफिशिएंट्स जीरो या पॉजिटिव हैं। ये पूरा प्लेन नहीं, उसका सिर्फ एक कोना है। अब चेक्स लगाइए। ओरिजिन अंदर है क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों जीरो रख दीजिए। एडिशन भी सही निकलती है क्योंकि हर नॉन नेगेटिव नंबर किसी न किसी का स्क्वायर होता ही है। यही ज्यादातर स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि काम हो गया, लेकिन तीसरा चेक बाकी है। अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 0 रखिए तो p बराबर यू मिलता है जो t में है। अब p को -1 से गुणा कीजिए। माइनस यू को t में लाने के लिए अल्फा स्क्वायर को -1 होना पड़ेगा, जो किसी भी रियल अल्फा के लिए मुमकिन नहीं। यानी नेगेटिव स्केलिंग बाहर फेंक देती है और t सबस्पेस नहीं है। और अब वो वेरिएंट जो गेट कल पूछ सकती है, अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा क्यूब हो तो जवाब उलट जाता है, क्योंकि क्यूब हर रियल नंबर को कवर करता है, नेगेटिव भी। तब वो सेट पूरा स्पैन है, यानी सबस्पेस। एक और चेहरा जो और भी मासूम लगता है। प्लेन में वो सारे पॉइंट्स लीजिए जिनके लिए y बराबर x स्क्वायर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x है और वर्टिकल एक्सिस पर y। पैमाने पर ध्यान दीजिए। वर्टिकल तरफ नंबर्स तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि स्क्वायर बहुत जल्दी ऊपर उठता है। ये रही वो कर्व, एक साधारण पैराबोला जो ओरिजिन से होकर गुजरती है। तो ओरिजिन वाला चेक पास हो गया और यहीं पर भरोसा बन जाता है। अब एक मेंबर लीजिए, 0.1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये पॉइंट कर्व पर बैठा है। अब इसे 3 से खींचिए, मिलता है 3, और ये रहा वो पॉइंट कर्व से साफ नीचे। कर्व तो वहां 9 की ऊंचाई पर है, 3 पर नहीं। यानी स्केलिंग ने हमें सेट से बाहर फेंक दिया। वजह वही है, जहां कोई कोऑर्डिनेट स्क्वायर या किसी और पावर में बैठा हो, वहां खींचने पर दोनों तरफ बराबर असर नहीं पड़ता। एक तरफ 3 गुना बढ़ता है और दूसरी तरफ 9 गुना, इसलिए क्लोजर टूट जाती है। अब एक बहुत बारीक जाल जो सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स को फंसाता है। तस्वीर में एक पेग बोर्ड है जिसमें छेद ठीक बराबर दूरी पर एक ग्रिड में बने हैं। प्लेन के वो सारे पॉइंट्स लीजिए जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स पूरे इंटीजर्स हों, यानी सिर्फ छेद वाली जगहें। ओरिजिन एक छेद है, तो पहला चेक पास। 2 इंटीजर पॉइंट्स जोड़िए तो इंटीजर पॉइंट ही मिलता है, तो एडिशन वाला चेक भी पास। 3 में से 2 चेक्स पूरे। फिर भी ये सबस्पेस नहीं है। 0.1, 0 को 0.5 से खींचिए तो आप 0.5, 0 पर पहुंचते हैं, जो 2 छेदों के बीच की खाली जगह है। स्केलर का मतलब कोई भी रियल नंबर है, सिर्फ इंटीजर नहीं। इसी फैमिली में यूनिट डिस्क भी है जो 2 से खींचने पर टूटता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी जो -1 पर टूटता है। अब सब कुछ एक टेबल में, क्योंकि एग्जाम में यही आपके सिर में चलनी चाहिए। बाईं तरफ सेट की शक्ल, बीच में फैसला, और दाईं तरफ वो एक चेक जो उसे मारता है। पहले हेडिंग्स देख लीजिए, फिर एक एक रो खोलते हैं। पहली रो, होमोजीनियस सिस्टम, यानी A इंटू x बराबर 0। ये हमेशा सबस्पेस होता है। तीनों चेक्स अपने आप पास हो जाते हैं। दूसरी रो, वही सिस्टम, लेकिन दाईं तरफ कोई नॉन जीरो बी। ये कभी सबस्पेस नहीं होता क्योंकि ओरिजिन ही अंदर नहीं है। तीसरी रो, किसी भी लिस्ट ऑफ वेक्टर्स का स्पैन, यानी उनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस, ये हमेशा सबस्पेस होता है क्योंकि उसे बनाया ही इस तरह गया है कि जोड़ और खिंचाव अंदर ही रहें। चौथी रो, जहां कोएफिशिएंट्स पर स्क्वायर या एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हो, ये नेगेटिव स्केलिंग पर टूटता है। और आखिरी रो, कोई भी बाउंडेड सेट, चाहे डिस्क हो, बॉल हो या बॉक्स, ये किसी बड़े नंबर से खींचने पर टूट जाता है।
पांचों रोज में एक ही पैटर्न है। सबस्पेस हमेशा असीम होता है और हमेशा ओरिजिन से गुजरता है। अब दो सबस्पेसेस को आपस में मिलाने की बात, और यहीं से हम गेट से एक कदम आगे निकलते हैं। तस्वीर में लकड़ी के दो सपाट तख्ते हैं जो एक दूसरे में से काट कर आर पार निकाले गए हैं, अंग्रेजी के अक्षर एक्स की तरह। हर तख्ता अपने आप में ओरिजिन से गुजरता हुआ एक प्लेन है, यानी हर एक अकेले में सबस्पेस है। अब दो सवाल हैं। पहला, जहां दोनों तख्ते एक दूसरे को काटते हैं, वहां जो पतली सी लाइन बनती है, क्या वो सबस्पेस है? दूसरा, दोनों तख्तों को मिलाकर जो पूरा ढांचा बनता है, क्या वो सबस्पेस है? दोनों सवाल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके जवाब बिल्कुल उल्टे हैं। जवाब देखिए, और यही वो हिस्सा है जो आपको एग्जाम से एक कदम आगे रखेगा। सबसे आसान मिसाल लीजिए। प्लेन में एक्स एक्सिस को यू कह दीजिए और वाई एक्सिस को डब्ल्यू। दोनों ओरिजिन से गुजरती हुई लाइंस हैं, यानी दोनों सबस्पेसेस हैं। अब यू से एक मेंबर उठाइए 1,0 और डब्ल्यू से एक मेंबर 0,1। दोनों यूनियन के अंदर हैं। इन्हें जोड़ दीजिए, मिलता है 1,1। ये न एक्स एक्सिस पर है न वाई एक्सिस पर, यानी यूनियन क्लोजर अंडर एडिशन तोड़ देती है। इसलिए दो सबस्पेसेस का यूनियन सबस्पेस नहीं होता। अब इंटरसेक्शन देखिए। दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस होता है, और वजह बहुत सीधी है। ओरिजिन दोनों में है, इसलिए इंटरसेक्शन में भी है। और अगर कोई दो वेक्टर्स दोनों सबस्पेसेस में हैं, तो उनका जोड़ और उनका हर स्केल्ड वर्जन भी दोनों में रहेगा, यानी इंटरसेक्शन में रहेगा। और अब वो पूरा सच जो किताबों में भी कम लिखा मिलता है। दो सबस्पेसेस का यूनियन तभी सबस्पेस बनता है जब उनमें से एक दूसरे के अंदर पूरा समाया हुआ हो। अगर कोई भी दूसरे को पूरा नहीं ढकता, तो हमेशा एक ऐसा जोड़ मिल ही जाएगा जो बाहर गिर जाए। एक लाइन में याद रखिए, इंटरसेक्शन हमेशा सेफ है, यूनियन लगभग हमेशा खतरनाक। एक आखिरी विस्तार, क्योंकि वेक्टर स्पेस सिर्फ एरोज का नहीं होता। 3x3 रियल मैट्रिसेस का पूरा संग्रह खुद एक वेक्टर स्पेस है। दो मैट्रिसेस जोड़िए तो मैट्रिक्स ही मिलती है, किसी नंबर से गुणा कीजिए तो भी मैट्रिक्स ही मिलती है। तो अब वही तीनों चेक्स इस नई दुनिया में लगाकर देखिए। पहली रो, सारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दो सिमेट्रिक जोड़िए तो सिमेट्रिक ही मिलती है, स्केल कीजिए तो भी सिमेट्रिक रहती है, और जीरो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, तो ये सबस्पेस है। दूसरी रो, वो मैट्रिसेस जिनका ट्रेस 0 है। ट्रेस एक लिनियर चीज है, इसलिए जोड़ने पर ट्रेसेस जुड़ जाते हैं, और 0 + 0 फिर 0 ही रहता है, ये भी सबस्पेस है। तीसरी रो, सारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ये सबस्पेस नहीं है, और सबसे सस्ता काउंटर एग्जाम्पल यही है कि जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती, यानी ओरिजिन ही अंदर नहीं है। और चौथी रो, वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, ये भी नहीं। और यहां वजह ज्यादा दिलचस्प है। दो अलग अलग सिंगुलर मैट्रिसेस जोड़ने पर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन सकती है। एक मैट्रिक्स लीजिए जिसमें सिर्फ पहली डायगोनल एंट्री 1 हो और दूसरी जिसमें बाकी दो डायगोनल एंट्रीज 1 हो। दोनों का डिटर्मिनेंट 0 है, पर जोड़ने पर आइडेंटिटी बन जाती है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। अब असली गेट सवाल 2024 का क्वेश्चन 47 है। ये MSQ है, 2 मार्क्स, और ये इस टॉपिक का सबसे बड़ा सवाल है। पूछा है 3 डायमेंशनल स्पेस के इन चारों में से कौन कौन सबस्पेस हैं। ऑप्शन A कहता है वो सारे x जो अल्फा गुना 110 प्लस बीटा गुना 10 0 की शक्ल के हैं, जहां अल्फा और बीटा कोई भी रियल नंबर्स हैं। ऑप्शन B बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बस कोएफिशिएंट्स पर स्क्वायर लगा है। अल्फा स्क्वायर गुना 1 2 0 प्लस बीटा स्क्वायर गुना 1 0 1। ऑप्शन C कहता है वो सारे x जिनके लिए 5x1 प्लस 2x3 0 के बराबर हो, और साथ ही 4x1 माइनस 2 x2 प्लस 3 x3 भी 0 के बराबर हो। और ऑप्शन D कहता है वो सारे x
जिनके लिए 5x1 + 2 x3 + 4 0 के बराबर हो। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए। एमएसक्यू है, इसलिए एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब एक एक ऑप्शन काटते हैं, उसी ऑर्डर में जो एग्जाम में चलाना है। पहले ओरिजिन, फिर स्केलिंग, फिर एडिशन। टेबल में हर ऑप्शन के सामने उसकी असली पहचान और फिर फैसला लिखेंगे। ऑप्शन आ, ये दो फिक्स्ड वेक्टर्स का हर लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी उनका स्पैन, और स्पैन हमेशा सबस्पेस होता है। गौर कीजिए, दोनों वेक्टर्स की तीसरी एंट्री 0 है, इसलिए ये सेट असल में वो पूरा प्लेन है जिसका तीसरा कोऑर्डिनेट 0 रहता है। पक्का सबस्पेस। ऑप्शन बी, यही शक्ल, लेकिन कोएफिशिएंट्स पर स्क्वायर लगा है। ओरिजिन भी अंदर है और एडिशन भी चलती है, इसीलिए ये सबसे खतरनाक ऑप्शन है। लेकिन -1 से गुणा करते ही टूट जाता है, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। सबस्पेस नहीं। ऑप्शन सी, दो इक्वेशंस और दोनों की दाईं तरफ 0। ये होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन सेट है, यानी सीधे सबस्पेस। ज्योमेट्री में दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन, एक लाइन जो ओरिजिन से गुजरती है, एक मेंबर हाथ से भी निकल आता है। 4, -7, -10 दोनों इक्वेशंस में रखकर देख लीजिए, दोनों 0 देती हैं। और ऑप्शन डी, दाईं तरफ 4 जुड़ा हुआ है, इसलिए ओरिजिन रखने पर 4 बचता है, 0 नहीं। पहले ही चेक में बाहर। तो सही जवाब है ऑप्शन आ और ऑप्शन सी, और ऑफिशियल आंसर की भी यही कहती है। अब दूसरा असली सवाल, 2026 का क्वेश्चन 22 एमसीक्यू सेट S1 है। वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए x ट्रांसपोज x 16 से कम या बराबर हो। x ट्रांसपोज x यानी कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का जोड़, यानी ओरिजिन से दूरी का स्क्वायर। तो S1 एक ठोस गोला है, त्रिज्या 4, और S2 के बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि वो डायमेंशन 2 वाला एक सबस्पेस है। यहीं पूरा सवाल खुल जाता है। डायमेंशन 2 का सबस्पेस एक प्लेन होता है, और सबस्पेस होने की वजह से उसे ओरिजिन से गुजरना ही पड़ेगा। अब तस्वीर सोचिए, एक ठोस गोला और उसके ठीक बीच से गुजरता हुआ एक प्लेन। कटने पर जो शेप बनती है वो एक चपटी गोल डिस्क है, और चूंकि प्लेन गोले के सेंटर से गुजर रहा है, इस डिस्क की त्रिज्या पूरी 4 ही रहेगी। तो एरिया बराबर पाई गुना 4 का स्क्वायर, यानी 16 पाई। यही ऑप्शन आ है और यही ऑफिशियल की भी। अब दो वेरिएंट्स भी देख लीजिए। डायमेंशन 1 होती तो इंटरसेक्शन एक लाइन का टुकड़ा होता, लंबाई 8 और एरिया 0। और S2 सबस्पेस ना होकर सेंटर से 2 की दूरी पर खिसका प्लेन होता, तो त्रिज्या घटकर √12 रह जाती और एरिया बनता 12 पाई। पूरा सवाल एक शब्द पर टिका है, सबस्पेस, यानी ओरिजिन से गुजरता हुआ। समेटते हैं, सबस्पेस वो हिस्सा है जिसमें से जोड़कर या खींचकर आप बाहर निकल ही नहीं सकते, और ये 3 चेक से तय होता है। ओरिजिन अंदर हो, एडिशन से बाहर ना जाए, स्केलिंग से बाहर ना जाए। सबसे तेज स्क्रीनिंग ओरिजिन वाला चेक है, जो हर एफाइन सेट को एक झटके में काट देता है। स्क्वायर और एब्सोल्यूट वैल्यू वाले कोएफिशिएंट्स और हर बाउंडेड सेट स्केलिंग पर टूटते हैं, चाहे ओरिजिन उनके अंदर ही क्यों ना हो। होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन सेट और किसी भी वेक्टर्स का स्पैन हमेशा सबस्पेस होते हैं। दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस है, लेकिन यूनियन तभी जब एक दूसरे के अंदर पूरा समाया हो। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए और 5 सवाल अपने हाथ से हल कीजिए।